हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आइए हम लोग आज चौथा क्लास को अटेंड करते हैं। तो आज का चौथी क्लास में दोस्तों हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे संविधान के भाग तीसरा में मौलिक अधिकार के बारे में। तो हम लोग भाग 1 भाग 2 पढ़ चुके हैं, भाग तीसरा को पढ़ रहे हैं, संविधान के भाग तीसरा पढ़ रहे हैं। इसमें दोस्तों हम लोग आर्टिकल 12 से लेके 18 तक को पढ़ चुके हैं। और दोस्तों अब हम जो 18 से आगे पढ़ाएंगे उनसे कुछ एक बात, जो आर्टिकल दोस्तों 14 से 18 हम पढ़ाए थे उसको समता और समानता का अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समता या समानता का अधिकार। और दोस्तों 19 से 22 जो पढ़ेंगे उसको कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। और आर्टिकल 23-24 में दोस्तों कहा जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद 25 से 28 को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और दोस्तों अनुच्छेद 29-30 को शिक्षा और संस्कृति का अधिकार कहा जाता है, शिक्षा और संस्कृति का। और अनुच्छेद 29-30 हो गया। अनुच्छेद 31 जो था जिसमें संपत्ति का अधिकार जो था उनको निरस्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में इनको हटा दिया गया। और अनुच्छेद 32 में पढ़ेंगे हम लोग संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये हम लोग कुछ अधिकार पढ़ेंगे। 14 से 18 में समता या समानता का अधिकार, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, और 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से 28 में दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29-30 में शिक्षा संस्कृति की, 31 को समाप्त, और 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो हम लोग एक पढ़ चुके हैं आर्टिकल 14 से 18 समता या समानता का अधिकार हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में आर्टिकल 19 से 22 में पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। आइए जानते हैं भाग तीसरा में अनुच्छेद 19 को। अनुच्छेद 19 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 19 में सेक्शन वाइज बांटा गया है। जैसे कि अनुच्छेद 19 का क्लाउज 1 का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई ऐप को हटा दिया गया है। ऐप में संपत्ति का अधिकार को ही रखा गया था जिनको कि हटा दिया गया। और दोस्तों सेक्शन जी पढ़ना है। इसके बाद इस पे पढ़ेंगे कि ये अधिकार जो दिया गया है एक हाथ से दिया है तो दूसरी हाथ से क्या किया है, प्रतिबंध भी लगाया, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अनुच्छेद 19 का क्लाउज 1 का सेक्शन ए पढ़ेंगे। तो जो अनुच्छेद 19 है उसका जो हम सेक्शन ए पढ़ेंगे, क्लाउज 1 का सेक्शन ए में दोस्तों है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की जो फ्रीडम है उसमें और भी बात है बताता है। जैसे कि कोई भाषण कहीं देने का, कोई मंच पे कोई भाषण दे रहा है, अपनी बातों को रख रहा है, या किसी भी कोई तरह का अगर वो टिप्पणी कर रहा है, अगर उसके लेकिन कुछ शर्त भी बताएंगे आपको। तो ये जो आपकी भाषण और अभिव्यक्ति की फ्रीडम दी गई है सेक्शन ए में दी गई है। सेक्शन ए में अनुच्छेद 19 का सेक्शन ए में और भी बातों का अधिकार है। जैसे कि RTI, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, सूचना का अधिकार। आपको सूचना का जो अधिकार मिला हुआ है आपका मौलिक अधिकार है, तो वो आपको आर्टिकल 19 का क्लाउज 1 का सेक्शन ए में ही है, सूचना का अधिकार। और भी दोस्तों अधिकार है नोटा, जैसे कि वोट डालने वक्त जो नोटा का आप लोग प्रयोग करते हैं, तो नोटा का जो आपको अधिकार मिला हुआ है वो भी आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये सारी अधिकार को आप लोग समझ चुके होंगे। सूचना का अधिकार हो गया, इसके बाद आपका जो है नोटा का जो आप प्रयोग करते हैं उसका अधिकार हो गया, झंडा जो फहराते हैं तो उनका भी अधिकार आपको इसमें मिलता है। जो टीवी मीडिया वाले होते हैं, न्यूज़ वाले होते हैं, रेडियो में प्रसार करने वाले होते हैं, सांकेतिक रूप से, लिखित रूप से, वो सभी को जो अधिकार मिला हुआ है ये सभी आर्टिकल 19 का क्लाउज 1 के सेक्शन ए में सभी अधिकार का उल्लेखन मिलता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, नोट्स भी बना सकते हैं हम, प्रॉपर जितना पता है उस बात को लिख सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों हम सेक्शन बी देखेंगे, अनुच्छेद 19 का सेक्शन बी में दोस्तों क्या है। बी में देखिए, अगर भाषण वाषण दिए हैं तो सभा बुलाना पड़ेगा उसके लिए। ए में भाषण दे दिए, बी में सभा कर लेंगे, सभा या सम्मेलन, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे एक जगह, वहाँ पे सम्मेलन कर लेंगे, एक सभा कर लेंगे, वहाँ पे अपनी बातों को रखेंगे। भाषण देने के लिए सभा चाहिए ना दोस्तों। ए में तो भाषण दे दिए, बी में एक सभा बुला लिए, सम्मेलन कर लिए। सभा और सम्मेलन करने की जो आपको अधिकार मिला है वो सेक्शन बी में है। अब सेक्शन सी का जिक्र है दोस्तों। सेक्शन सी में क्या है? तो दोस्तों सेक्शन सी में देखिए, जब सभा और सम्मेलन बुलाते हैं तो हम लोग को निराकरण ढूंढते हैं, कुछ बात होती है, निष्कर्ष निकलता है, तो क्या बनता है? कमेटी बनता है, या कोई समिति या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है, कोई संगठन या संघ बनता है। तो
तो सभा सम्मेलन से में ही कुछ लोगों का संगठन बनाएंगे, मतलब लिंक कर रहे हैं दोस्तों याद करने के लिए। ठीक है, पहले तो ए में भाषण दे दिए, बी में सभा और सम्मेलन को बुला लिए, सी में दोस्तों संगठन या संघ का निर्माण करेंगे। तो संगठन और संघ की जो निर्माण करने का अधिकार है यही आर्टिकल 19 का सेक्शन सी में दिया गया है, सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आई होप समझ में आया होगा। अब हम डी की बात करते हैं दोस्तों। अगर सभा सम्मेलन संगठन बना लीजिएगा तो प्रचार प्रसार के लिए या कोनो बात के लिए भेजिएगा अपने देश के भीतर, कहीं भी यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, आप किसी भी कहीं भी आओ जाओ, ये जो स्वतंत्रता है यातायात संबंधित स्वतंत्रता, ये आपको अनुच्छेद 19 का सेक्शन डी में दिया गया है। यातायात से संबंधित स्वतंत्रता, फ्रीडम दिया गया है। डी हो गया दोस्तों। अब हम लोग ई की बात करेंगे। आप जहाँ भी जाओगे, मान लीजिए बहुत लोग गया लिंक करने के लिए, अब मान चलिए वहाँ का इन्वायरमेंट हमको पसंद आ गया या अच्छा लगने लगा ऐसा कुछ, तो हम वहाँ निवास कर जाएंगे, कहेंगे वाह कितना अच्छा जगह है, मैं तो यहीं रहूँगा, मैं जाऊँगा ही नहीं। तो निवास करने कहीं भी जाकर आप देश में, मान चलिए कोई बिहार का है जाके हरियाणा में बस गया है, कोई पंजाब का है जाके कहीं भी बस गया, मतलब राजस्थान में बस गया है, तो कहीं का लोग जो कहीं जाके निवास कर जाता है, ये भी आपकी फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, जो कि आपको अनुच्छेद 19 के सेक्शन ई में प्रोवाइड की गई है। तो आप समझ लीजिएगा, कोई भी कहीं बस जाता है, ये इससे आपको कोई भी तरह की कानूनी बाधा नहीं बन सकती है, इसमें कोई तरह का कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका ये फंडामेंटल राइट है ई। और दोस्तों अनुच्छेद 19 का सेक्शन एफ जो था, एफ में दोस्तों आपका संपत्ति का अधिकार था, जिनको कि निरस्त कर दिया गया। क्योंकि देखिए, अगर संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया जाएगा तो आप न्यायालय में जा करके कोर्ट में चुनौती दीजिएगा सरकार को। अगर सरकार को चुनौती दीजिएगा, सरकारी काम में बाधाएं आएंगी, जैसे सरकार को कोई रेल पटरी बनाना है या कोई ऐसा सड़क मार्ग का निर्माण करना है विकास के लिए, देश के विकास के लिए, आप कहिएगा नहीं ये मेरा जमीन है, मेरा मौलिक अधिकार है, हम नहीं देंगे, न्यायालय में बार बार चुनौती कीजिएगा, तो विकास का काम जो है अवरुद्ध होगा, उसमें बाधा पहुँचेगा, और जब बाधा पहुँचेगा तो हमारे देश का विकास नहीं होगा। इस कारण से न्यायालय ने ऐसा प्रावधान किया कि इसको हटा दिया गया, इसको विधि का अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसीलिए कभी कभी देखते होंगे सरकार लोग कुछ मुआवजा देकर उसका अधिग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि अब फंडामेंटल राइट्स उसको बाहर कर दिया गया। और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 19 का सेक्शन जी। तो सेक्शन जी में जो है दोस्तों आपको क्या दिया गया है, आप जैसे कि आप लोग देखे होंगे, क्या ई में देखे थे कि आप लोग जाके निवास कर लिए थे, तो ऐप तो हटा दिया। जी में क्या है, निवास की जगह जहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ चाहिए ना, कि नहीं चाहिए, भूखे रहिएगा, तो उसके लिए व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार या कोई तरह का व्यवसाय करने का स्वतंत्रता। आप कहीं जाके कोई मोमो बेच रहा है, कोई छोला बेच रहा है, कोई छोटा मोटा दुकान खोल लिया है, कोई ठेला चला रहा है, तो कोई दुकान, कोई किसी भी तरह का दुकान चला रहा है, उसके लेके जीविका अपने पार्जन के लिए, अपनी दैनिक जीवन को चलाने के लिए, तो वो फ्रीडम कहाँ मिला आपको? तो यही आर्टिकल में फ्रीडम दिया गया है, इसमें अनुच्छेद 19 का सेक्शन जी में। अब दोस्तों ये सारी बात को तो हम बता दिए, आप कहिएगा कि कुछ इस पर तो प्रतिबंध भी लगा होगा, एकदम प्रतिबंध लगा हुआ है। अब जान लीजिए शुरू से सेक्शन ए में क्या बताए हम आपको, अनुच्छेद 19 का सेक्शन ए में पहले तो भाषण बताए, तो भाषण दिए थे, भाषण देने के अधिकार है आपको, लेकिन अभिव्यक्ति अधिकार है आपको, लेकिन ऐसा कोई भाषण नहीं दीजिएगा जो देश की अखंडता को या लोक व्यवस्था को प्रभावित करे। अगर अखंडता लोक व्यवस्था को प्रभावित करती है, तो संप्रभुता को प्रभावित करती है, तो आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आपके अधिकार को छीना जा सकता है, आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये अनुच्छेद 19 में ही क्लाउज 2 में प्रबंध किया गया। किसमें दोस्तों? क्लाउज 2 में। अनुच्छेद 19 का सेक्शन ए में आपको दिया भाषण देने का अधिकार, लेकिन 19 का क्लाउज 2 बनाया गया, उसमें कहा गया आप ऐसे भाषण नहीं देंगे जिसमें कि देश की संप्रभुता पे कोई तरह का असर हो, या देश की लोक व्यवस्था पे कोई तरह का असर हो, इसकी अखंडता पे कोई तरह की असर हो। अगर इन 3 बातों के आधार पे आपको भी ऐसा भाषण टिप्पणी करते हैं, तो आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। याद रखिएगा, ये में भाषण दीजिएगा, लेकिन ये 3 को कंडीशन को रखिएगा। किसमें? अनुच्छेद 19 का क्लाउज 2 में। फिर दोस्तों हम आगे बताए थे बी में क्या बताए, जब भाषण सभा और सम्मेलन कीजिएगा, सभा और सम्मेलन कीजिएगा, वही बात, संप्रभुता को, लोक व्यवस्था को, अखंडता को बनाए रखिएगा। 19 के क्लाउज 3 कहता है, आर्टिकल 19 के क्लाउज 3 में कहा गया इन बातों का ध्यान रखिएगा। फिर सी में क्या गए दोस्तों, संघ और संगठन। फिर इधर क्लाउज 4 बना, क्लाउज 4 में वही बात को आरोपित किया गया। फिर डी में क्या बताए थे, अनुच्छेद 19 का डी में, कि कहीं भी दोस्तों आप जो है आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी जा सकते हैं डी में।
तो इधर क्लाउज जो 5 बना 19 का क्लाउज 5 प्रतिबंध लगाया कुछ ऐसे क्षेत्र, प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मान चलिए कोई अनुसूचित जनजाति के आदिवासी लोग रह रहे हैं, तो आप वहाँ पे कुछ लोग जाकर के उनका शोषण या उनकी संस्कृति को, उनकी भाषा को, उनकी लिपि को या उनको शोषण करने का उनका प्रयास करेगा, तो ये उनके विरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए सरकार ने क्लाउज 5 बनाया। आपको जाने की स्वतंत्रता है सभी जगह, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे प्रतिबंध है, आप नहीं जा सकते हैं, तो आपको क्लाउज 5 के तहत रोक दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद डी बता दिए। ई में क्या बताया दोस्तों, आपको निवास करने के, निवास कीजिएगा लेकिन ऐसे क्षेत्र में जहाँ, ऐसे क्षेत्र में नहीं जाइएगा क्योंकि क्लाउज 5 में ही है। ऐसे क्षेत्र में निवास नहीं कीजिएगा जो प्रतिबंधित एरिया हो। आप किसी भी आदिवासी के सामूहिक में जाके रहने लगिएगा या ऐसे कोई जगह पे जहाँ पे सरकार अलाउ नहीं किया गया है या संविधान में क्लाउज 5 में उनका प्रावधान किया गया, उसका उल्लंघन करके रह रहे हो, तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। संपत्ति का अधिकार को तो हटा ही दिए, उसका बता ही दिए संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से क्यों हटाया गया, वो लोग आप लोग को बता चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्या बताए थे दोस्तों, जी में कि व्यवसाय और व्यापार करने का अधिकार, तो उसके लिए बनाया गया है क्लाउज 6। अनुच्छेद 19 कहा गया व्यापार और व्यवसाय कीजिएगा। आप कोई मोह बेच रहा है तो उसके लिए लाइसेंस थोड़ी मांगेगा, थोड़ी ना विशेष अर्हता की जरूरत पड़ेगी। आप कोई मान चलिए गन का दुकान करने लगे, कोई ऐसा फैक्ट्री चलाने लगे जो मतलब कि जिसके लिए विशेष अर्हता चाहिए या उसके लिए लाइसेंस चाहिए। अगर कोई ऐसा आप कारखाना चला रहे हैं जो रिस्की है तो उसके लिए, या जो ऐसे जो सरकार प्रावधान नहीं किए हैं उसके लिए लाइसेंस चाहिए। आपको अनुच्छेद 19 के क्लाउज 6 कहता है आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसे व्यापार कीजिएगा जिसका प्रावधान आमतौर पर नहीं किया जाता है, तो उसके लिए आप जो है सरकार से लाइसेंस लेकर के ही कर सकते हैं। उसके आधार पर आपको नहीं तो प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये पूरी की पूरी बात दोस्तों, अनुच्छेद 19 लंबा है तो थोड़ा समझ में भी कम आता है। आप इधर का जो बताए क्लाउज प्रतिबंध लगाने का, आप ये याद अगर नहीं रखना चाहते हैं तो केवल ABCDE ऐप छोड़ दीजिए, जी को याद रखिएगा। ए में भाषण दे दिए, बी में सभा सम्मेलन कर लिए, सी में संगठन बना लिए, डी में देश में कहीं भी आने जाने का, घूमने का आज़ादी दे दिए, डी में, ई में क्या कर दिए, जाके निवास कर दिए, निवास कर रह गए, बस गए, ऐप को हटा दिए, जी में जा करके अपना जीविकोपार्जन के लिए, जी से जीविकोपार्जन के लिए अपना व्यवसाय और व्यापार कर लिए। तो ये 19 का जी ये कंप्लीट हो गया। लिंक भी कर दिए, पहले भाषण देंगे, फिर सभा सम्मेलन बुलाएंगे, फिर संगठन बनाएंगे, फिर देश में भ्रमण करेंगे, फिर जो है निवास भी कर लेंगे, संपत्ति अर्जित करेंगे लेकिन सरकार हटा देगा, जी में जीविकोपार्जन के लिए अपना व्यवसाय व्यापार करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा टफ था लिंक करके, आप इस सेक्शन जो बताएं इसको याद रखिएगा, यही एग्जाम में पूछता है। अगर कोई बच्चे और ज़्यादा डीपली चाहते होंगे तो ये जो बताए हैं, ये अधिकार पे जो प्रतिबंध लगाया गया उसको भी आप नोट कर सकते हैं। समझ गए किस किस बेस पे बताया है प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उस बेस पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है जो बताए हैं, भाषण, सभा सम्मेलन, संगठन, निवास, भ्रमण, निवास, जीविकोपार्जन, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं हम आप लोगों के साथ, अनुच्छेद 20 का आर्टिकल 20 का। अनुच्छेद 20 में किस चीज़ का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 20 में दोस्तों कि अगर कोई तरह का कोई जुर्म करता है या कोई तरह का ऐसा कानूनी अपराध करता है जिसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है, तो उसके संबंध में संरक्षण की बात की गई है। समझ गए ना, संरक्षण। अगर मान के चलिए इसमें 3 क्लाउज, 20 का आर्टिकल 20 का क्लाउज 1, क्लाउज 2, क्लाउज 3 को पढ़ना है। जैसे कि आर्टिकल 20 के क्लाउज 1 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी अगर कोई सजा करता है तो उसको उस टाइम की जो कानून व्यवस्था है उसके आधार पर सजा दी जाए, पास्ट के लॉ को नहीं देखा जाए। इसलिए भूतलक्षी कानूनों से संरक्षण कर सकते हैं। क्लाउज 1 आर्टिकल 20 के क्लाउज 1 को कर सकते हैं। भूतलक्षी जो मान लीजिए पास्ट में कोई ऐसा लॉ बना है, प्रेजेंट में मान लीजिए हम कोई कांड कर दिया, कोई तरह का घटना घट गया या कोई तरह का हमसे अति हो गया, घटना हो गया, अब उसके लिए जो हमको कानून जो सजा संविधान में जो प्रावधान है वर्तमान में, वो आधार पे हमको सजा दी जाएगी, न कि पास्ट के लॉ के आधार पे। पास्ट में क्या था नहीं था डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता, या फ्यूचर में क्या वो भी नहीं, जो प्रेजेंट में लॉ है उसके बारे में कहा जाता है क्लाउज 1 में। दोस्तों अब क्लाउज 2 क्या कहता है? क्लाउज 2 में ये कहता है कि कोई भी, जैसे कि एक मिनट, सॉरी दोस्तों, अब देखिए क्लाउज 1 बता दिए 20 का क्लाउज 1। अब क्लाउज 2 क्या कहता है? क्लाउज 1 में क्या बताए, कोई भी आदमी जो प्रेजेंट में जो कानून का उल्लंघन किया, उस टाइम जो लॉ बना हुआ है उसके लिए ही सजा मिलेगा। पास्ट में क्या लॉ था नहीं था उनको वो देख करके सजा नहीं दिया जाएगा। तो हम क्लाउज 1 की बात कर लिए, हम अब अनुच्छेद 20 का क्लाउज 2 को देख लेते हैं।
क्लाउज 2 में क्या कहता है। क्लाउज 2 में कहता है दोस्तों, जैसे कि कोई व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा घटना मतलब कोई ऐसा कांड कर दिया गया या कोई कानून का उल्लंघन कर दिया गया, तो या कोई ऐसा अपराध कर दिया गया, जो भी अपराध किया गया उसके लिए, वो अपराध के लिए एक ही बार एक व्यक्ति को एक ही बार सजा मिल सकता है। एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकता है। तो क्लाउज 2 को कह सकते हैं दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब कि एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान है, आप 2 बार सजा नहीं दे सकते हैं। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिल सकता है, 2 बार नहीं मिल सकता है। समझ गए? ये प्रावधान आपका अनुच्छेद 20 के क्लाउज 2 में किया गया है। अब अनुच्छेद 20 के क्लाउज 3 की अगर बात करेंगे, जैसे पुलिस लोग गिरफ्तार कर लेता है किसी को, दे डंडा, उसको मान लीजिए गवाह विटनेस नहीं मिल रहा है, गवाह नहीं मिल रहा है, तो अपराधी को दे डंडा बोल रहा है, गवाह बनो, खुद कबलो, तो ये आप उसे जवाबदेही ले सकते हैं, कोर्ट में आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको गवाह नहीं बनाया जाएगा। स्वयं के विरुद्ध गवाह से संरक्षण, मतलब हम खुद गवाह नहीं बन सकते हैं। पुलिस का काम है, ये कानून प्रशासन का काम है कि गवाह मेरे विरुद्ध ढूंढिए, गवाह इकट्ठा कीजिए, सबूत इकट्ठा कीजिए। हम खुद को मतलब कि बाय फोर्स हमको नहीं कर सकते हैं कि आप गवाह बन जाइए। ये दोस्तों आर्टिकल 20 में क्लाउज 1, क्लाउज 2, क्लाउज 3 में है प्रावधान किया गया है। अब हम लोग 20 के बाद दोस्तों आते हैं अनुच्छेद 21 पे। अनुच्छेद 21 में क्या है, इसको अच्छा से समझिएगा। प्राण एवं दैहिक संरक्षण, प्राण एवं दैहिक संरक्षण, सिंपल भाषा में कहें तो आप जीवन जीने का अधिकार, खुल के जियो, मस्ती भरी लाइफ को जियो, एंजॉय करो, ये है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में बहुत सारी बात है, जैसे कि आपको मिलेगा कि आज ये NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसका कि 18 अक्टूबर 2010 में गठन हुआ, ये अनुच्छेद 21 के तहत ही गठन हुआ कि सरकार का ये जिम्मेदारी होता है कि नागरिकों के लिए जो है अच्छे से मतलब कि स्वच्छ वायु पर्यावरण का व्यवस्था करवाना, ये जो है आर्टिकल 21 में आपका फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है। ये आप सरकार से मांग कर सकते हैं, ठीक है, इसके आप हकदार हैं। और दोस्तों क्या बात है, यौन उत्पीड़न या यौन शोषण, इससे विशाखाबाद केस आया था, तो इस केस में बताया गया यौन उत्पीड़न या यौन शोषण से संबंधित अगर कोई बात होता है तो आप उनके अगेंस्ट जा सकते हैं, क्योंकि आपका ये फंडामेंटल राइट है। और भी दोस्तों राइट टू प्राइवेसी का आता है, इसमें आपका प्रेम विवाह, जैसे होता है ना कि लड़का लड़की को लेके भाग गया तो फिर उसके पीछे घर वाले पड़ जाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध है आर्टिकल 21। आप प्रेम विवाह कर सकते हैं, अंतरजातीय विवाह कर सकते हैं। अच्छा, अभी मामला देखते हो लड़का लड़का से शादी कर ले रहा है, लड़की लड़की से शादी कर ले रहा है, तो ये कैसे? क्योंकि इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21 में, ये प्रावधान किया गया है, लड़का लड़का शादी कर सकता है, लड़की लड़की से कर सकता है, प्रेम विवाह कर सकता है। ये सब हमारा संविधान में ही प्रावधान किया गया है, जिस कारण से सरकार इसको सपोर्ट करती है, सरकार इसको बढ़ावा देती है, ताकि जो हमारा समाज है इसमें जो पहले से चलती आ रही रूढ़िवादिता वो खत्म हो सके। लेकिन अभी भी जो है ये समाज पूर्णतः एक्सेप्ट नहीं कर रही है, अभी भी बहुत कसर क्या 80 से 90% कसर ही कसर है, सबके अगेंस्ट हो जा रहे हैं। लव मैरिज के तो अगेंस्ट में सभी 90% अगेंस्ट में रहता है। आप लोग का क्या है बताइएगा कमेंट में, ठीक है। आर्टिकल 21 में दोस्तों यही सब है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, आपको जीने का अधिकार दिया गया, मरने का नहीं। सुसाइड अगर करते हैं तो फिर आप पे आपका जांच बैठ सकता है आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। ये सब अधिकार है दोस्तों आर्टिकल 21 में। अब आर्टिकल 21 का ही ए जो ऐड किया गया, अनुच्छेद 21 का ए ऐड किया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में ऐड किया गया। और जो अनुच्छेद 21 का ए है उसमें यह प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। मुफ्त में शिक्षा का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 21 ए को ऐड करके। कब ऐड किया गया दोस्तों? 2002 में। कौन सा संशोधन से? 86वां 86th अमेंडमेंट, यानी कि 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से इनको लाया गया, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा। ये था अनुच्छेद 21 का ए। अब दोस्तों अच्छा, अनुच्छेद 21 जो दोस्तों बताए थे उनमें कुछ एक बात और ऐड कर लीजिएगा, उसमें मेनका गांधी का केस आया था 1978 में, जिनमें कि विदेश जाने के अधिकार को लेके था। और जब कोर्ट में गई थी सर्वोच्च न्यायालय में मामला, तो कहा था कि मेरा प्राण घुट रहा है, मुझे जाना है विदेश, इस देश से बाहर जानी है। तो वहाँ पे यह सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था, विदेश जाने का, अगर आप यहाँ से अमेरिका जाना चाहते हैं, श्रीलंका जाना चाहते हैं, थाईलैंड जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। इस पर आपको कोई नहीं, संसद सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं रोक लगा सकता है। और जो अनुच्छेद 20 और 21 है, ये तो इस पर तो कोई रोक लगा ही नहीं सकता है, ये जान लीजिएगा, अनुच्छेद 20 और 21।
तो ये सभी अनुच्छेद 21 में था। अनुच्छेद 21 का ए बता दिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए मुफ्त शिक्षा व्यवस्था, 21 हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 में दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी अगर कोई पुलिस पकड़ता है या आपको कोई कानूनी कार्रवाई करता है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इस अधिकार को आप जानोगे तभी तो आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ इशू आ जा रहा है, इसी कारण से रोकना पड़ जा रहा है। देखिए अनुच्छेद 22 का हम बात कर रहे थे, तो अनुच्छेद 22 को आप जानोगे तभी तो आप उसका प्रयोग करोगे, जानोगे ही नहीं तो प्रयोग कहाँ से करोगे आप। तो 22 को जानना दोस्तों जरूरी है। 22 में दोस्तों ये प्रावधान किया गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण है। यानी कि अनुच्छेद 22 में कहता है दंड, अगर आप एक दंडात्मक की बात करते हैं, एक निवारक की बात करता है। दंडात्मक मतलब अगर अपराध हो गया है तब तो अपराध के बाद दंड मिलेगा। निवारक का मतलब ये होता है कोई अपराध करने जा रहा है या कोई प्लान होता है, प्लान से पहले लीक हो जाता है, सीबीआई रॉ के द्वारा लीक करके उसको रोक लिया जाता है उस कांड को होने से पहले, अपराध को होने से पहले, तो उसको निवारक कहते हैं। दंडात्मक मतलब अपराध के बाद जो सजा मिलेगा दंडात्मक, और अपराध करने से रोकने से पहले जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी वो दंड देने के लिए नहीं, रोकने के लिए होता है, उसको कहते हैं निवारक। तो इसी के संबंध में संरक्षण दिया, गिरफ्तारी के संबंध में आपको संरक्षण दिया गया है। अगर मान लीजिए कि आप पे शक हो गया, आप पे डाउट हो गया और डाउट के तहत आपको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने पुलिस पहुंच गई, तो गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ये आपको अनुच्छेद 22 में उल्लेखित है कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। और दूसरी बात, अगर गिरफ्तार कर भी लेती है तो आपको अपना वकील करने का अधिकार होगा। आप देखते हैं किसी को गिरफ्तार करता है तो वो अपना वकील अपने मन से चुनता है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है, वकील को चुनने का अधिकार। किसी भी वकील को अपने खिलाफ अपने साथ लेके जा सकते हैं उसके खिलाफ, जो आपके ऊपर आरोप लगा उस आरोप के खिलाफ। और तीसरा बात दोस्तों, गिरफ्तार किए गए आदमी को 24 घंटा के अंदर यातायात के टाइम को छोड़ के, अगर कोई अदर स्टेट में कोई गिरफ्तार किया, कहीं गिरफ्तार कर लिया, आने जाने का समय छोड़ के, गाड़ी से वाहन से आने जाने का समय छोड़ के 24 घंटा के अंदर जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने में पेश किया, दंडाधिकारी के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने में आपको पेश की जाएगी 24 घंटे के अंदर। ये 3 अधिकार आपको दिया गया 22 में। सबसे पहले आपको क्या अधिकार मिला है, पुलिस गिरफ्तार करेगी तो आप कारण पूछ सकते हैं कि आप किस आधार पे गिरफ्तार कर रहे हैं, आप कारण बताइए। बिना कारण अकारण गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों 3 महीने से अधिक नहीं रख सकता है। अगर 3 महीने से अधिक रखना होगा तो उसको जुडिशियल कमेटी बना करके उससे सहमति लेनी होगी, अगर वो विशेष मामला होगा तब। अगर विशेष ऐसा कोई गोपनीय बात होगी तो आपको कारण भी नहीं बताएगा पुलिस, ये भी बात प्रावधान किया गया है। दूसरी बात, वकील करने का आपको अधिकार दिया गया। तीसरी बात कि आपको 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने में पेश, ये सभी बात है दोस्तों अनुच्छेद 22 में। आई होप अनुच्छेद 22 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कमेंट में आके आप लोग जरूर बताइएगा क्लास बोरिंग तो नहीं लग रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा होगा तो आप लोग फीडबैक दीजिएगा और क्लास को स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा। शुरू करते हैं तो लास्ट तक देखिए क्लास को अच्छे से, प्रॉपर ढंग से। चलिए अब अनुच्छेद ये हो गया 22। अनुच्छेद 19 से 22 में क्या बोले थे दोस्तों, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग स्वतंत्रता का पहले समता और समानता का अधिकार पढ़ ली 14 से 18 में, फिर 19 से 22 पढ़ लिए किसका, स्वतंत्रता का अधिकार। अब अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 है, तो अनुच्छेद 23 और 24 भी पढ़ा देते हैं। वीडियो तो लंबा हो जा रहा है, यहाँ पे कुछ दोस्तों इंटरनेट का इशू आ जाता है जिस कारण से हम वीडियो लंबा नहीं चाहते हैं, फिर टाइम लग जाती है। चलिए कोई नहीं, हम पढ़ाते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव दुर्व्यवहार या मानव बलात्श्रम या मानव का खरीद बिक्री, तो ये सभी पे प्रतिबंध लगाने का बात करता है अनुच्छेद 23। जैसे कि कोई किसी लेबर से आप बायफोर्स काम करवा रहे हैं, बायफोर्स काम करवाने का आपको अधिकार नहीं है और किसी को बायफोर्स लेके जाकर नहीं करवा सकते हैं। या किसी मजदूर को आप ज़्यादा काम करवा रहे हैं और पैसा कम दे रहे हैं, मतलब अधिक इनपुट ज़्यादा ले रहे हैं, आउटपुट कम, मतलब उसका मजदूरी नहीं दे रहे हैं, ये सभी के विरुद्ध आपके अगेंस्ट हो जा सकता है आर्टिकल 23 के तहत में। किसी भी जैसे इंसान मानव की खरीद बिक्री, मतलब कि जैसे कि होता है ना कि पार्सल यहाँ से खरीद के वहाँ बेचना, ये सब पे प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 23 में। मजदूरों की हक की बात करती है, किसी मानव की खरीद बिक्री पे की नहीं हो सकती है, इसकी बात करती है। और किसी को बाय फोर्स आप काम नहीं ले सकते, इसकी बात करती है अनुच्छेद 23। लेकिन अनुच्छेद 23 का क्लाउज 2 में कहता है बाय फोर्स काम लिया जा सकता है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। क्या है टर्म एंड कंडीशन, अनुच्छेद 23 के क्लाउज 2 में
आपको तब लिया जाएगा आपसे काम ज़बरदस्ती जब कोई विशेष परिस्थिति हो। जैसे उदाहरण के लिए कोरोना के काल में देखिएगा, सरकारी कर्मचारी जितने भी थे, डॉक्टर नर्स वगैरह वगैरह, वो लोग से ज़बरदस्ती ड्यूटी लेते थे, चाहते थे कि नहीं करें लेकिन उन लोगों को करना था। ये प्रावधान हमारा अनुच्छेद 23 का क्लाउज 2 में किया गया है कि आप विशेष परिस्थिति में सरकार के साथ खड़े होंगे, नहीं तो आपको फिर वहाँ से छुट्टी मिल सकती है। तो ये बात है, ज़बरदस्ती भी काम लिया जा सकता है परिस्थिति के अनुसार। जैसे कोविड में लिया गया था, पुलिस वालों से, डॉक्टर से, नर्स से, इस तरह से आपसे भी लिया जा सकता है। ये हो गया। अब अनुच्छेद दोस्तों हम 24 की बात करते हैं। अनुच्छेद 24 में क्या है कि जो नियोजन होता है, जैसे कारखाना में किसी का नियोजन करना या किसी को काम पे रखना, तो उनसे संबंधित प्रतिबंध लगाए गए 24 में। क्या प्रतिबंध है कि 0 से 14 वर्ष के बच्चे से तो आप कोई काम कारखाना पे रख, कोई फैक्ट्री में आप रख ही नहीं सकते हैं। अगर रखते हैं तो ये कानूनी के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ होगा, ये एक अपराध होगा। अनुच्छेद 24 में कहा जाता है 0 से 14 वर्ष के बच्चे से आप कोई तरह का काम नहीं ले सकते हैं। 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनसे आप काम ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे कारखाना, कोई ऐसे फैक्ट्री जो डेंजरस है, खतरनाक है, उनमें उस बच्चे को आप काम पे नहीं रख सकते हैं। अगर काम पर लेते हैं तो आपके खिलाफ FIR हो सकता है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो कोई भी डेंजरस फैक्ट्री में, कोई खतरनाक जगह में आप बच्चे को, 14 से 18 वर्ष के बच्चे को नहीं रख सकते हैं। जो 18 प्लस एडल्ट है उसके लिए, उसके जो है डिपेंड करता है उनके अधिकार पे कि वो क्या फैसला लेते हैं, वो क्या डिसीजन लेते हैं उनके अकॉर्डिंग। लेकिन 14 से 18 के बच्चे को काम पे आप डेंजरस जोन में नहीं रख सकते हैं। ये दोस्तों अनुच्छेद क्या हो गया, आपका 24 हो गया। कल पढ़ेंगे आप लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29-30। और टाइम मिलेगा तो और लंबा क्लास को लेकर चलेंगे। आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास के लिए अब हम विदा लेते हैं, और क्योंकि हमको फिर लंबा हो जाता है तो फिर टाइम लग जाती है अपलोड करने में। इस कारण से ये जो हम लोग का क्रमबद्ध चल रहा है सीरीज, ऐसे ही चलते रहेगी। और आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। कभी तो बोलते नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए तो विदा लेते दोस्तों, जय हिंद।